Hello friends, welcome to today's session. So in today's live session we are going to discuss our AVFM MCQs unit number 12, which is based on decision making. So friends, daily we are discussing one unit of MCQs based on AVFM topic. So it is conducted on our YouTube channel at 9 p.m. So you are requested to join our daily MCQs channel so as to get the maximum benefits of for your CIV examination, upcoming CIV examination. So friends, let's begin with today's questions. Today's topic is decision making, unit number 12 of AVFM. So friends, the first question before beginning, let me talk about the offer that we are offering. जो ऑफर दोस्तों आप लोगों को आज प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी दे दें. हमारे जितने भी CIV के मॉक टेस्ट कोर्सेज है दोस्तों, चाहे वो हमारे PDF कोर्स हो, राइट, मॉक टेस्ट में दोस्तों यदि हमारा यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कोर्स हो या हमारा डेली क्विज कोर्स हो, तो दोस्तों आपको 12% का ऑफर दिया जा रहा है आज. ये ऑफर आज तक ही वैलिड है. आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है एस मॉक 12 इस पार्टिकुलर ऑफर को अवेल करने के लिए. तो इस पार्टिकुलर ऑफर को आप अवेल करें और हमारे जितने भी मॉक टेस्ट प्रोग्राम हैं, चाहे वो कॉम्बो मॉक टेस्ट प्रोग्राम हो या हमारा सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट प्रोग्राम हो. और आपको पता ही होगा कि मॉक टेस्ट में दोस्तों आप लोगों को यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, पेज वाइज मॉक टेस्ट, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, यानी सभी तरह के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उसको कवर किए जा रहे हैं. सो यदि आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, दिस आर मोर देन सफिशिएंट. तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा. तो ऐप को इंस्टॉल कर लें. और दोस्तों डेली क्विजेज तो बिल्कुल फ्री है, जो कि आप डेली दे सकते हैं. हमारे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में डेली क्विजेज डेली अपलोड होते हैं, जो कि आप फ्रीली देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, डेली क्विजेस तो आप जरूर दें. और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट देना है, तो दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजन का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन. तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं. डिसीजन रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी, decision related to the investment of financial resource in a business, decision related to the promotion of product in a market, decision related to the location of business establishment. बताइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन वैसा डिसीजन होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर लेते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग. किसके रिगार्डिंग? फाइनेंस के रिगार्डिंग, राइट. तो ये जो डिसीजन होता है, ये ह्यूज रोल प्ले करता है फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी किसी वेलबींग का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कितना फाइनेंशियल वेलबींग है, उसमें ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और तीन तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स. पहला होता है दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट. द फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. जो दूसरा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है फाइनेंसिंग. जो दूसरा हमारा डिसीजन होता है, जो दूसरा टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन होता है, वो होता है क्या? वो होता है फाइनेंसिंग. और तीसरे तरह का जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, वो होता है दोस्तों हमारा डिविडेंड. प्लीज़ रिमेंबर, दिस आर 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन. तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत में बताता हूँ. देखिए, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, ये डिसीजन होता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्स को एलोकेट करें, राइट. हाउ डू वी एलोकेट द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स. जो दूसरा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये डिसीजन होता है कि कैसे पैसा रेज किया जाए, हाउ टू रेज मनी, राइट. ये डिसीजन किसके रिगार्डिंग होता है कि पैसा कैसे हम रेज करें, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंस करने के लिए, तो कैसे पैसा रेज करें, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है. और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन. ये डिसीजन होता है कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को, हाउ मच अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर. ये होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन. तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब ये हुआ कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्स को मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज किया जाए. तो जो आंसर चॉइस यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इस डेफिनेशन को, वो है ऑप्शन नंबर बी. देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, डिसीजन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इन अ बिजनेस. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, राइट. जो दूसरी डेफिनेशन है, जैसे कि आप ऑप्शन ए देखिए, ये कर रहा है कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी. तो ये ह्यूमन रिसोर्स का डिसीजन है, ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है. आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज एचआर डिसीजन. देखिए, मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाता हूं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है. सो हमारा जो पीडीएफ मॉक वीडियो प्रोग्राम है दोस्तों, उसमें इस प्रकार की वीडियोस अवेलेबल किए जाते हैं ताकि आपको एक एक क्लैरिटी हो कैसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और सही आंसर पे आना है. ऑप्शन सी कर रहा है कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो दोस्तों, ये जो हमारा मार्केटिंग डिसीजन है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल डिसीजन, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केटिंग डिसीजन. ये किसका डिसीजन है? मार्केटिंग डिसीजन है. और लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, ये हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है. दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. तो मतलब कि मार्केटिंग जो फाइनेंशियल डिसीजन है, वो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनेंशियल डिसीजन. समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है.
क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेड बाय द बिजनेस, यानी कौन बिजनेस के द्वारा जो अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजन दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, अगेन आई विल रिपीट द कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। ठीक है, मैं एक एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि ये सब डिसीजन होते क्या है, केवल क्या होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, सब कुछ मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाऊंगा। सो दिस इज द इंटरेक्टिव सेशन विच यू कैन टेक हेल्प ऑफ। ओके, सो let me elaborate the correct answer to this particular question। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिजनेस के अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बी कर रहा है प्रोडक्ट सर्विस डिसीजन। देखिए ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। बेसिकली ये डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, लाइक दिस इज डिसीजन रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये डिसीजन होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या क्या लेना है। इसके अंदर डिसीजन होता है कि क्या हम नया इक्विपमेंट खरीदें, वेदर टू परचेज न्यू इक्विपमेंट, क्या हम नया इक्विपमेंट खरीदें, क्या हम नया प्रोडक्ट खरीदें, वेदर वी परचेज नया न्यू प्रोडक्ट। सो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। जहाँ तक बात है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिसीजन की, बेसिकली ये डिसीजन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विसेज हम कस्टमर को ऑफर करें, ऑफर टू कस्टमर, किस प्रोडक्ट को किस सर्विसेज को हम लोग कस्टमर को ऑफर करेंगे। इसके अंदर डिसीजन होता है प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जहाँ तक बात है प्राइसिंग डिसीजन की, ये डिसीजन होता है कि कितना हम चार्ज करें, हाउ मच टू चार्ज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट, कितना चार्ज करें मार्कअप में, डिस्काउंट में, प्रमोशन में। ये होता है हमारा प्राइसिंग डिसीजन। तो दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है ये वो डिसीजन होता है कि कैसे हम पैसा को रेज करें ताकि बिजनेस के ऑपरेशन को, बिजनेस के ग्रोथ को फाइनेंस कर सकें। इसके अंदर मैंने आपको बताया था डेब्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, ये सभी आते हैं। सो टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। यानी अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजन जो बिजनेस लेते हैं उसमें कैपिटल बजटिंग भी आता है, प्रोडक्ट और सर्विस डिसीजन भी आता है और प्राइसिंग डिसीजन भी आता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फॉर्म करने के लिए, यूज टू इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन। दैट मीन्स व्हाट आर द टेक्निक्स विच आर यूज टू इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ही हमारा डिसीजन मेकिंग पे है, तो सारा का सारा कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होगा। सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि what are the techniques which are used to take inform financial decision। So let me elaborate this particular answer to this particular question। तो ऑप्शन ए है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा ओनली, एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इंट्यूशन। ऑप्शन सी इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा यूजिंग वेरियस टेक्निक। देखिए फाइनेंशियल डिसीजन जो लिया जाता है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है, ठीक है। जितने भी रिलेवेंट डेटा होते हैं, जितने भी रिलेवेंट डेटा हैं सभी का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो। अब देखिए ये फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल डेटा के अंदर कैश फ्लो आएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट्स आएगा, कैश फ्लो, प्रॉफिट्स, लॉसेस, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, क्या कैश फ्लो है, ये सभी हमारे फाइनेंशियल डेटाज में आते हैं, राइट। जो हमारा नॉन फाइनेंशियल डेटा है उसके अंदर आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नॉन फाइनेंशियल डेटा में आता है। फिर एम्प्लॉय का मोराल कैसा है, हाउ इज एम्प्लॉय मोराल, ये हमारा नॉन फाइनेंशियल डेटा में आता है। फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के कैसा है, तो ये हमारा फाइनेंशियल डेटा है, ये हमारा नॉन फाइनेंशियल डेटा है। तो हम सारे के सारे डेटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है डिसीजन मेकर को कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन का, और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखिए आप इन सभी डेटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, कुछ मैं आपको एनालिसिस का नाम बताता हूँ जिससे डिसीजन लिया जा सकता है। एक होता है दोस्तों हमारा ट्रेंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें पैटर्न देखा जाता है, दिस टेक्निक लुक्स फॉर पैटर्न इन फाइनेंशियल डेटा ओवर टाइम। नेक्स्ट होता है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं अलग अलग फाइनेंशियल वेरिएबल का। और नेक्स्ट होता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकें। तो फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना के अलावा डिसीजन मेकर जो है नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी कंसीडर करते हैं, राइट।
तो ये जो डेटा है नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करता है कंपनी के एनवायरनमेंट का। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन डेटा से आप डिसीजन मेकर समझ पाएंगे। सो देखिए बाकी जो ऑप्शंस हैं, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। मैंने समझा भी दिया कि कौन कौन से डेटा फाइनेंशियल डेटा होते हैं, कौन कौन से डेटा नॉन फाइनेंशियल डेटा होते हैं। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट। ओके, तो अदर जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए कर रहा है ओनली फाइनेंशियल डेटा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी कर रहा है कि बेस्ड ऑन इंट्यूशन, तो इंट्यूशन एक रिलायबल तरीका नहीं है जिससे आप फाइनेंशियल डिसीजन लें। ऑप्शन डी कर रहा है आउटसोर्सिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू कंसल्टेंट। तो दोस्तों ये गुड ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है कुछ केसेस में, लेकिन सभी एक ऐसा टेक्निक नहीं है जिसको यूज करके आप इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें, राइट। सर मैं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट फैक्टर्स मे बी टेकन इनटू अकाउंट अदर देन प्रॉफिट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। यानी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिट के अलावा बाकी और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये सवाल है। ऑप्शन को जरा देखते हैं। ऑप्शन ए का रहा है एथिक्स, ऑप्शन बी का रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी का रहा है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, और ऑप्शन डी का रहा है ऑल द अबव। यानी हमें एथिक्स ध्यान में रखना है, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखना है, और ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन ध्यान में रखना है, और ऑप्शन डी का रहा है ऑल द अबव। सो फ्रेंड्स जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए सही जवाब है ऑल द अबव। देखिए प्रॉफिट तो है ही, प्रॉफिट के अलावा दोस्तों बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों? व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड? लाइक एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो है फाइनेंशियल डिसीजन ले जो एथिकल हो और फेयर हो। इसके मतलब कि वो अपने डिसीजन का इम्पैक्ट को कंसीडर करें। एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन का, कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन का, और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन का, ये सभी कंसीडर करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो है फाइनेंशियल डिसीजन ले जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबल हो। इसका मतलब कि वो अपने डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कम्युनिटी पे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन द कम्युनिटी और सोसाइटी, इसे भी कंसीडर करें, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। तो बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन ले जिसमें एक इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। इसका मतलब कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन का क्लाइमेट चेंज पे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन अदर इन्वायरमेंटल इशूज़, क्या क्या हो सकते हैं, ये भी कंसिडर करें। तो ये जरूरी है कि इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी दोस्तों ये इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हम फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, एथिकल भी हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। और इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेस जो है देख रहे हैं कि एक ग्रोइंग डिमांड है, राइट, वैसे प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, जो कि इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस ने डिसाइड किया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिटेबल भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। लेकिन ये कोई एक बिजनेस डिसाइड कर सकती है कि हम ये अपना एक प्रॉफिट का एक पोर्शन जो है चैरिटी को डोनेट करेंगे क्योंकि एथिकल भी है और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है। तो दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस जो है फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं जो कि ना ही केवल प्रॉफिटेबल हो, साथ साथ एथिकल भी हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। इससे दोस्तों बिजनेस के लिए बेनिफिट्स है, कस्टमर लॉयल्टी, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल और दोस्तों पॉजिटिव रेपुटेशन बनता है कहाँ पे? कम्युनिटी में। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यदि आप CIB 2023 को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है दोस्तों, जिसके अंदर वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज और आपको क्विक रिवीजन सेशन, सारा का सारा कंटेंट आपको पाँचों सब्जेक्ट का 2500 में प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सिंगल सब्जेक्ट का ₹550 कॉस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का, जिसके अंदर वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। जिन लोगों को केवल PDF ही चाहिए रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए सेपरेट प्लान है। और ये सभी आप कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? तो हमारा JIV NCIB मेड सिंपल करके ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, तो फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस ऑल दिस कंटेंट। So friends, install this particular app. The description, in the description section, link is provided, and whichever course you require, please enroll in that particular course.
फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आपको एग्जांपल बताना है नॉन प्रॉफिट फैक्टर का जो कि आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कंसीडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट फैक्टर विच इज कंसीडर्ड इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट इन अ सीमेंट प्लांट। ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों इन्वेस्टिंग इन अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और ऑप्शन सी कर रहा है आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन टू अ थर्ड पार्टी वेंडर। ऑप्शन डी कर रहा है रिड्यूसिंग एम्प्लॉय सैलरी टू कट कॉस्ट। सो फ्रेंड्स एक नॉन प्रॉफिट फैक्टर जिसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कंसीडर किया जाता है वो है कि आप पॉल्यूशन यूनिट को यानी पीयू को इंस्टॉल करें किसी सीमेंट प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यानी दोस्तों पीयू को इंस्टॉल करना, पॉल्यूशन यूनिट को इंस्टॉल करना, पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट को इंस्टॉल करना सीमेंट प्लांट में, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट नॉन प्रॉफिट फैक्टर दैट में बी कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट एनालिसिस का कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला है कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्राइसिंग, दूसरा है कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, तीसरा है रेवेन्यू, वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, और चौथा है दोस्तों रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्राइसिंग। तो प्रॉफिट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दोस्तों कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दो मेन कंपोनेंट कौन सा है कॉस्ट का, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में। याद रखिए CVP, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, CVP, C फॉर कॉस्ट, V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रॉफिट। तो CVP एनालिसिस में कॉस्ट का दो मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, और डी का है ओवरहेड एंड लेबर कॉस्ट। सही जवाब है दोस्तों इसका फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी CVP एनालिसिस में हमारा कॉस्ट का जो दो मेन कंपोनेंट होता है वो एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है दोस्तों हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वी विल डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन आवर लेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे प्रोडक्शन का जो हायर वॉल्यूम है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। हाउ डज द हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जनरली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए कैसे अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देता है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा देता है क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण। ऑप्शन डी कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा देता है क्योंकि लो लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। तो सवाल है कि हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा देता है क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण। नेक्स्ट है कि क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आएगा जब आप फैसिलिटीज़ को आप स्केल करेंगे, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाट में चेंज, कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे जब आप फैसिलिटीज़ को आप स्केल करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। यानी दोस्तों कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। तो दोस्तों जब आप फैसिलिटीज़ को आप स्केल करते हैं तो दोनों कॉस्ट आपका चेंज होता है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, राइट, बोथ द कॉस्ट चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है CVP एनालिसिस में यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फिक्स कॉस्ट के माध्यम से, वेरिएबल कॉस्ट के माध्यम से, सेल्स वॉल्यूम के माध्यम से, प्राइसिंग के माध्यम से। बताइए CVP एनालिसिस में कैसे डिसाइड किया जाता है। CVP एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे डिसाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज टू द क्वेश्चन इज प्राइसिंग के माध्यम से। सो फ्रेंड्स दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू like CIB comprehensive course. In the comprehensive course you will get unit wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, daily quizzes, video explanation, unit wise and full length mock test. It will cost you rupees 2500 for the entire 5 subjects, valid for 6 months. Also we have CIB PDF plan for full compulsory subjects. This consists of unit wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs question bank, unit wise theory and MCQ PDF. It costs you rupees 900 for the entire 5 subjects, 4 subjects, okay, valid for 6 months. And also we have CIB mock test program for all 4 compulsory subjects. Under it you will get unit wise mock test with solution, daily quizzes, full length mock test. It costs rupees 700 for all the 4 subjects. If you are interested to enroll in either of the program, please install our app. In the description section you will get the link. Now let's see the next question. What factors affect investment decision in business? We have already discussed कि cost volume profit का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि कैसे नया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का ब्रेक इवन पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है। यानी मान लीजिए कि हमने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, इसका ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइसिंग कम हो जाएगा,
ब्रेक इवन पॉइंट डिले हो जाएगा क्योंकि हायर कॉस्टिंग है, लो वॉल्यूम है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे। सही जवाब है दोस्तों कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिले हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स ऑल्सो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इफ यू like the lecture, please hit the like button. Do subscribe our channel for receiving such type of videos on daily basis. Do hit the bell icon को आप प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो लाइव हो उसका नोटिफिकेशन